जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा क्या हाल है? फाइनली वी आर हियर। जी सॉरी आपको काफी जहमत हुई। नहीं, कोई बात नहीं। कभी आप मसरूफ रहते, कभी हम बिजी रहते हैं, बट आई एम ग्लैड कि हम फाइनली जो है वो कनेक्ट कर सके। जी जी, बिस्मिल्लाह, मैं खिदमत में हाजिर हूँ। जी आगा। सबसे पहली बात तो आगा, जब भी हम आपको देखते हैं, आपको देखने के बाद एक पिक्चर हमारे जहन में आती है, वो है सबील मीडिया बाय डिफॉल्ट। सो आई जस्ट वांट आस्क कि ये जो सबील मीडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबील मीडिया के हवाले से। सबील मीडिया का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है सबील मीडिया के, अगर आप थोड़ा इस पे बताना चाहें। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे लगा कि आप बात कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं शुरू है, लेकिन चलें शुरू हो गया तो अम, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन है। वो ये हम्म। है कि एक कोई इंसान, एक फर्द जो है वो सब कुछ कर रहा होता है। जी। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल होती है वो टीम की वजह से होती है, एक इंसान की वजह से नहीं होती है। बेशक। तो सबील की जो भी सक्सेस है वो उसकी टीम की वजह से है, ना कि कोई एक शख्स की वजह से, कोई एक फर्द की वजह से। तो ये चीज बेसिक फंडामेंटल सबील मीडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसमें एक छोटा सा खादिम हूँ। एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत मुखलिस लोग हैं, उनका खुलूस है, बसीरत है, सीखने का जज्बा है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी निस्बी सक्सेस मिली है वो उसकी वजह से है। सबील मीडिया का आइडिया जो आया था वो ये था कि रहबर मौज़म की ताकीद थी कि मीडिया पे काम किया जाए, जवानों पे काम किया जाए। काफी रहबर मौज़म शहीद जो हुए हैं, जी। उनकी काफी ताकीद थी। पहली चीज तो ये थी कि ये हमारे लिए क्लियर था कि हमारे टॉप लीडरशिप की ख्वाहिश है कि हम लोग मीडिया में स्ट्रांग बने। दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैं, अल्लाह ने मुझे एक घर दिया था, मैंने घर लिया था एक ईरान में कुम में, उसके अंदर बेसमेंट में इमाम बारगाह थी। जी। तो जिनसे घर लिया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये काफी बड़ी थी, यानी तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट की मिनिमम उसके अंदर खाली वो थी, यानी जगह बेसमेंट। थी जो हम्म। उसकी इमाम बेसमेंट में खाली इमाम बारगाह के लिए, बाकी सब चीजें साइड में अलग थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर पॉसिबल है तो इसे रहने दीजिएगा। तो इनिशियल प्लान ये था कि इसको हुसैनिया बना दिया जाए, इमाम बारगाह बना दी जाए। लेकिन बाद में मैं लंदन गया, लंदन जाके मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है। तो मुझे जी। लगा कि, और बाद में दोस्तों से और टीचर्स से मशवरा किया तो बाद में ये पता चला कि एक्चुअली आज की जो जरूरत है वो मीडिया की जरूरत है, कि हम लोग ऐसे कंटेंट बनाएं कि दुनिया भर में जवान जो है उसे इस्तेफादा करें। तो फिर उसके बाद इसको आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्ट करके एक मीडिया सेंटर बनाया गया। फिर उसके बाद इनिशियल हम लोगों ने सीखा बहुत सारी चीजें, अभी भी सीख रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते कोरोना आया, कोरोना के अंदर अल्लाह ने मदद की। यानी कोरोना शुरू होने से पहले हमें दो कंप्यूटर्स किसी ने भेजे, यानी कोरोना शुरू होने से 2 हफ्ता पहले हमारे पास दो कंप्यूटर्स आए। और माशा। वही दो कंप्यूटर्स की वजह से हम लोगों ने कोरोना में काफी कंटेंट बनाया, लोग घर पे थे तो उस वो जमाना था जहां पर सबील मीडिया ने जंप किया, क्योंकि लोग घर पे थे, उन्हें कंटेंट चाहिए था और हमने हम्म। ईरान से कंटेंट बना के भेजा। फिर आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली उसके अंदर ग्रोथ आई। तो सबील मीडिया का आइडिया यही है कि जवानों के लिए जो आज की जरूरत है उसके मुताबिक कंटेंट क्रिएट किया जाए, ताकि जवानों को, जवान मोहताज ना रहे। अगर कोई चीज वो, चाहे वो डाउट्स हो या अहकाम हो, हर हम्म। जगह पर जवान के लिए कंटेंट अवेलेबल हो। बेशक। क्योंकि अगर जिस तरह से आपने कहा कि कोविड के टाइम पे भी आपने जो है वो काम किया, तो आई ऑलवेज से कि वी आर बीइंग ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम ट्रेडिशनल एरा टू मॉडर्न एरा, एंड दिस इज अ मॉडर्नाइज्ड एरा। इवन कोविड में अगर हम देखें तो काफी लोग जो है वो घरों में बंद थे और रील्स चला रहे थे, मूवीज देख रहे थे, एक्स वाई जेड जितने भी एंटरटेनमेंट के जरिए है वो सारी चीजें अक्नॉलेज कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि लोगों का जो कंटेंट से लेके कंटेंट क्रिएशन तक की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब हर बंदा जो है वो अपने आप में कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है। आप उस हवाले में आप क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी कंटेंट क्रिएटर है इन रिगार्ड्स टू मेकिंग ग्लोबल अफेयर्स, न्यूज, एवरीथिंग। सभी मीडिया के हवाले से भी आप जो है वो कंटेंट शेयर करते हैं। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप किस तरह से आप बताना चाहेंगे?
देखें, एक चीज जो मैं पहले कहूंगा कि जवानों को ये है कि जो हदीस है हमारे यहाँ, रसूल अल्लाह कहते हैं कि इल्म हासिल करो, माँ के गहवारे से लहद तक। बेशक। तो वो जर्नी ऑफ लर्निंग जो है ना, वो कोई भी फील्ड में खत्म नहीं होती, और सबसे ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर है। हम्म। वो चीज जो 2 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग थी, आज इररेलेवेंट है। जो चीज आज चल रही है वो हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो टोटली इररेलेवेंट हो जाए। तो बेशक। अगर कोई सोशल मीडिया में या कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहा है तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, नई चीजें आती हैं, नए टूल्स आते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। हम्म। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ने इंसान को ऐसे खल्क किया है कि इंसान के अंदर एक चीज है फितरत में, द डिजायर टू नो। यानी करेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एक वीडियो बन जाए कि मसलन ये जार है, ये जार को आप इस तरीके से करेंगे तो उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम्म। चलेगी। क्यों चलेगी? बिकॉज लोगों को लगता है, दे ऑलवेज हैव दिस क्यूरियोसिटी टू नो, एंड दिस इज हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। करेक्ट। तो कुछ चीजें हैं, अच्छा, जैसे जमाना बदलेगा तो हो सकता है कि इस चीज को दिखाने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन वो राइट। फंडामेंटली इंसान वही है। मसलन इंसान को हमेशा लज्जत पसंद है, इंसान को, यानी जो इंसान है वो कभी चेंज नहीं होता है, हम्म। इंसान वही रहता है। इंसान को कोई चीज, आप 2 रास्ते बताएंगे, एक सख्त रास्ता एक आसान रास्ता, तो इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा, सही। सख्त रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। जिस तरह से कहा कि अपने कि जमाने के साथ हमें भी चलना पड़ता है। और अब जो जमाना है वो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और ये एक ऐसा डेंजर जोन है एआई का, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और क्या सच बात आपके टेबल पे रखी जा रही है। बिकॉज एआई जो है वो इस तरह से जो आपके सामने रखता है टेबल पे, आपको भी पता नहीं चलता है। सो क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस है एआई को लेके आज के जमाने में? देखिए, जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की हद तक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे यूजेस हैं, हत्ता इस वक्त जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके अंदर एआई का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर ईरान में जो पहले दिन 1000 हमले हुए थे, वो वन जी। थाउजेंड हमले के जो पूरा डेटा प्रोवाइड किया था वो एक एआई कंपनी ने प्रोवाइड किया था। उस इस वजह से उसमें मिस्टेक्स भी थी, और जो शजर तैयबा स्कूल जो मीनाब में मारी गई वो भी एआई की वजह से थी। तो हम्म। या मसलन कहा जाता है कि जो गाजा में जो लोग मरे हैं उसके अंदर कहा जा रहा है मोर देन 60% जो लोग मारे गए हैं वो एआई ने उसको असिस्ट किया था, डेटा, उसकी डेटा कैलकुलेशन करके एआई ने प्रेजेंट किया था। तो हम्म। एक एआई का एस्पेक्ट से जो हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई किसी का फोटो दो, वो फोटो को वीडियो बना देता है फला, ये बहुत छोटा सा उसका हिस्सा है। एआई इज फार ग्रेटर देन व्हाट दीज स्मॉल थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन कंटेंट क्रिएशन है। करेक्ट। एआई का क्लेम ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रिएट करेगा, तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। यानी क्योंकि वो अल्लाह की खिलकत है, इंसान जो है वो इंसान अशरफुल मखलूक है, वो हमेशा इंसान ही अशरफुल मखलूक रहेगा। बेशक। एआई क्या करता है? एआई के पास बहुत सारा डेटा होता है, इंसान का प्रोसेस वही होता है। एआई बहुत सारे डेटा को साथ में प्रोसेस करके आपको अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करता है, जी। लेकिन उसके अंदर खल्लाकियत नहीं होती। यानी वो वही चीजें कर सकता है जो एक जोन में उसको डिफाइन की गई है अल्लाह ने, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं बनाया, इंसान को फौकुलादा बनाया इससे। हम्म। तो एआई डेफिनेटली टूल आगे का। रहबर मौजम शहीद ने कहा था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी गवर्नमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी। तो हमारे लिए क्लियर है कि हर टूल को, आपने एक बात कही, मैं उसको एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमें जमाने के साथ चलना चाहिए, ये गलत है। हम्म। हमें जमाने के साथ नहीं चाहिए, हमें जमाने से आगे चलना चाहिए। बेशक। यानी अहले बैत हमेशा जमाने से आगे थे, वो हम्म। जमाने को गाइड करते थे। और 300 साल पहले मुसलमान भी ऐसे थे। यानी मुसलमानों ने सबसे पहला हॉस्पिटल मुसलमानों ने बनाया, सबसे पहले डेंटिस्ट्री का जो ऑपरेट वो था वो मुसलमानों ने हम्म। किया। मसलन मुसलमानों ने दुनिया को साइंस दी, टेक्नोलॉजी दी, अलजेब्रा दिया, केमिस्ट्री दिया। तो राइट। मुसलमान, और
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है यार पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिटिक्स वीक होती है वैसे ही हम्म। आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, हर चीज इफेक्ट करती है। यानी मुसलमान पॉलिटिकली कमजोर हुए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? साइंस कमजोर हुए, कुदरत में भी कमजोर हुए, और हम्म। प्लस टेक्नोलॉजी में भी कमजोर। सही। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्ट में आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन लोगों ने हमारा पैसा लूट के लेके गए, यानी इंडिया से या मसलन अफ्रीका से इन लोगों ने पैसा लूटा लेके गए। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब वहां पर आया और वहां की गवर्नमेंट्स ने अपनी कुव्वत और कुदरत को बढ़ाया, तो हम्म। पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों ने साथ में ग्रोथ की। जब हम्म। यहां पर, जब ईस्ट में पावर था, तो ईस्ट में भी ऐसा था कि पावर एंड टेक्नोलॉजी वर टुगेदर। तो करेक्ट। जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, कुदरत नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो एआई, आज का जो एआई है दुनिया के सामने, उसके अंदर ये है कि चैलेंज है। अच्छा, एक चीज ये थी कि मुसलमान और इस्लाम के अंदर दिल बहुत बड़ा होता है। हम्म। यानी मुसलमान, जब हमारे पास नॉलेज था तो हमने किसी को सैंक्शंस नहीं लगाए। हमने किसी को नहीं कहा कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको ये हम्म। देंगे, आपको ये नहीं देंगे। मुसलमानों ने कहा इल्म का दरवाजा खुला है, जिसको पढ़ना है आके पढ़े, जिसको टेक्नोलॉजी लेनी है आके ले। बेशक। लेकिन अब जब इन्होंने दुनिया बनाई, तो इन्होंने दुनिया एक सैंक्शंस वाली दुनिया बनाई, क्योंकि अंदर से ये ईविल है। यानी हम्म। अंदर से ये लोग वही शैतान है, वही शैतानत इनके अंदर है। तो हर टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी को हमें उस पे महारत होनी चाहिए। बेशक। आप मिसाल के तौर पर देखें, ईरान की अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ईरान को ये पता था कि भाई हम लोग जो फाइटर जेट्स ऐसे नहीं बना सकते जैसे अमेरिका बना रहा है, तो ईरान ने इनोवेट किया। ईरान हम्म। ने एक ऐसी फील्ड में हाथ रखा जिस फील्ड के अंदर अभी वो गुरु है। तो हम्म। और उससे पूरे उन्होंने वॉर के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को चेंज कर दिया। अभी मसलन लेबनान में, मैं नाम नहीं ले रहा था, आपके चैनल पे प्रॉब्लम नहीं है, लेबनान के मोमिनीन जो हिसाब से हमले कर रहे हैं, जी। उन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो इनके रडार्स कैच नहीं कर सकते हैं। यानी हम्म। वो उससे नहीं चल रहे हैं, यानी वो सिग्नल से नहीं चल रहे हैं, वायर से चल रहे हैं, फाइबर केबल से चल रहे हैं। हम्म। तो आपके अंदर और मेरे अंदर ये कुव्वत और कुदरत होनी चाहिए कि हम इतने इनोवेटिव हों। क्यों अहले बैत ने हमें अक्ल की इतनी ताकीद दी है? खुदा ने कुरान में अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, क्यों अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हो, क्यों हम्म। तदबीर इस्तेमाल नहीं करते हो? तो मसलन हमारे यहाँ है कि जिसके पास दी जिसके पास अक्ल नहीं है, कहा ला दीन अला, यानी उसके पास कोई दीन ही नहीं है। यानी इतनी ताकीद हमारे अक्ल के ऊपर है, और शऊर के ऊपर है, लॉजिक और रैशनैलिटी के ऊपर है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी एक सोसाइटी ऐसी डेवलप होगी जहां पर हर इंसान इल्म में compete करेगा, और उसकी राइट। वजह से इल्म ग्रो करेगा। तो हम लोगों को जो भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अभी इस वक्त एआई हो, बाद में कोई हो सकता है दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, हमें हम्म। हर वक्त हर चीज के लिए ना कि सिर्फ तैयार रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। इसके करेक्ट। अंदर एक कोर चीज है, वो मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम बंद डब्बे का नाम नहीं है। इस्लाम आपके जहन को खोल देता है। इस्लाम कहता है क्वेश्चन करो। हम्म। इस्लाम कहता है आप क्वेश्चन करो, पूछो। मसलन मासूम ने कहा कि भाई पूछो ताकि तुम पहचान जाओ। आने जाओ। या हम्म। कहा, हाँ, या कहा आधा इल्म क्वेश्चन में है, आधा इल्म जवाब में है, क्योंकि हम्म। सही क्वेश्चन नहीं करोगे तो सही जवाब नहीं मिलेगा। मसलन सही। अगर वो सेब सर पे गिरा था, अगर वो साइंटिस्ट वो गौर नहीं करता भाई क्यों सर पे गिरा, ये सवाल नहीं करता, तो आज दुनिया के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं होती। तो हम्म। जब तक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये कुव्वत और कुदरत जो है, क्वेश्चन करने की कुदरत है, ये जब तक इंसान ना अपने अंदर डेवलप करे, तो इसीलिए कहा गया है कि भाई इल्म के ऐसे हैं कि एक नुक्ते से आप 70 नुक्ते बना सकते हो, और 70 नुक्ते से और 70 बना सकते हो। ये कैसे होता है? द प्रोसेस इज आस्किंग क्वेश्चंस। करेक्ट। व्हाई, क्योंकि हाउ। अगर जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर जब तक आप नहीं सवाल करेंगे आपका जवाब नहीं मिलेगा। इवन आज के दौर पे भी, आज के दौर में भी जो मीडिया हमें बताती है नैरेशन, या जो नैरेटिव्स हमारे पास आते हैं, तो वो अभी हाल ही की बात है जहाँ पे एक एक न्यूज ऐसी आई थी कि ईरान के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। अच्छा, ये न्यूज आई, ठीक है। अब आपकी अक्ल ये कहती है कि आप इस ये जहां से भी आई है, ये एटलीस्ट आप इसको वेरीफाई कर लीजिए सोर्स को, राइट? इसे कहते हैं मार्केट रिसर्च या इवैल्यूएशन।
अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिस तरह से हमने वी डिस्कस अर्लियर इन दिस कन्वर्सेशन की, जो कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, उनका भी एक छोटा सा रोल होता है कि वो इवेल्युएट कर सके जो भी न्यूज आ रही है, चाहे वो वेस्ट से आ रही है या इंडियन मीडिया से आ रही है। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका फर्स्ट एंड फेवरेट पार्ट इज, यहाँ से न्यूज आई, उसको सेम कॉपी पेस्ट करके आगे अपने प्लेटफॉर्म पे उन्होंने डाल दिया। अब इन्होंने इवेल्युएट नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, और जब उन्हें आगे जाके पता चलता है कि यार ये तो फॉल्स न्यूज है, और तो अब ये लोग जो है या तो उसे प्राइवेट कर देते हैं, न्यूज को हटा देते हैं। लेकिन अब जब एक बार उनके सोर्स पे आ गई, तो जो लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे, वो भी वही चीज को कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं आगे। देखिए, तो आप कभी मीडिया हाउस में आपके लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक कंपनी के बारे में जब सोचते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहें एप्पल, एप्पल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर एज एफ आई गेस, अभी करंट सीईओ जो है वो तो टिम कुक है, बट ब्रांड एम्बेसडर तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर। एप्पल का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, एप्पल खुद ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ, मैं वही प्रोसेस कर रहा यानी, था। हाँ, तो उन्होंने अपना एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि वी आर डिफरेंट एंड वी क्रिएट थिंग्स विच आर डिफरेंट। हम्म। ओके। और तो एक मैं ये क्योंकि आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ, शायद आपके व्यूअर्स को लगेगा ये मौलाना क्या सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि हमारे जवानों के लिए क्लियर हो जाए। हम्म। अमेरिका में जो पहला एप्पल आया था, मुझे याद नहीं, 2002-3 में 2006, आया था शायद। 2006 या तो 2007 में। हाँ, 2006 या 7 में आया था। तो उस जमाने में वो एप्पल जो था, वो फोन वो लोगों के पास लेके गए हम्म। और अमेरिका में लोगों को बताया कि देखिए ये एप्पल का नया आने वाला है, आप ये वीडियो थोड़ा यूज करो, बताओ आपको कैसा लग रहा है। तो सब लोगों ने बोला कि वाह, व्हाट कैमरा, व्हाट पिक्चर क्वालिटी, और फिर हम्म। क्या साइज है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जबकि ये 20 साल पहले वाला फोन हम्म। है ना। तो करेक्ट। क्योंकि वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं देख रहा है, वो अपने जहन में उसका परसेप्शन जो है उसके वो हिसाब से उस वो बिल्ड प्रोडक्ट कर को रहे हैं। कैटेगराइज कर रहे हैं, हम्म। है ना। अगर आप कोई मीडिया क्रिएटर हो, तो आपकी आधी ताकत आपके ब्रांड क्रिएशन में है कि हम्म। लोग आपको ट्रस्ट करें। अगर आपने जल्दबाजी में, मिसाल के तौर पर कोई कंटेंट बनाया और हम्म। वो फेक कंटेंट था, तो आपका ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाता है, लोगों को लगता है ये भी ऐसे ही है यार, कुछ भी डाल देता है। सही। Okay, mistakes happen. Okay, mistakes are part of process. There is no problem in the mistake. Is somebody doing mistake? That is not a problem. हम्म। नेचुरल है, इंसान है, गलती होगी। करेक्ट। लेकिन आपका प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए। आपने सही प्रोसेस फॉलो किया, उसके बाद भी मिस्टेक हो गई। तो जैसे मीडिया में कहते हैं, जो आप जिसे मार्केट मार्केट इवेल्युएशन कह रहे हैं, मीडिया में इसे कहते हैं एडवर्सरी एडवर्सरी सोर्सेज वेरिफिकेशन। करेक्ट। यानी इसको इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि अगर कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक जो दुश्मन है उसने इसके बारे में खबर दी, हम्म। तो ये इसका दुश्मन है, तो डेफिनेटली सही खबर नहीं देगा। नहीं नेचुरल सी देगा। बात है, अक्ल सही। कहती है, नेचुरल सी बात है। तो हम्म। अगर ईरान के बारे में अमेरिका खबर दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको शक करना चाहिए, है ना। सही। या बरअक्स, उनको अगर उनकी निगाह से देखें, अमेरिका के बारे में ईरान कोई खबर दे रहा है, तो भी उनको शक करना चाहिए। हाँ, यानी बेशक। अगर वो बैलेंस रहना चाहते हैं, हम्म। तो उनको क्रॉस पार्टी वेरिफिकेशन कहते हैं। यानी आप जो है उसको आके थर्ड पार्टी से वेरीफाई करते हैं। तो ये मीडिया में सिखाया जाता है, यानी राइट। जर्नलिज्म में और मीडिया में सिखाया जाता है कि आप एटलीस्ट टू क्रॉस वेरिफिकेशन आपके लिए जरूरी होती है, टू वेरीफाई एंड इंश्योर। लेकिन मीडिया हम्म। में क्या है आजकल, प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु इज गिविंग यू द फैक्चुअल न्यूज, द हम्म। क्वेश्चन इज हु इज गिविंग यू द न्यूज फास्टेस्ट, यानी सबसे फास्ट जो दे रहा है ना। तो रेस लगी है, एक किसी को रेस लगी है सही बस। नहीं करनी। हाँ, वो तो हमारी अंजना जी ने तो धर्मेंद्र जी को मार दिया मरने से पहले, और इन लोग तो लाहौर चले गए और इस्लामाबाद चले गए। तो बेसिकली देर इज द what is the fundamental point behind this, because there is a race that I am the first to give you this प्रेजेंट की information. न्यूज़, हाँ, There is no राइट। race that I am the one who is giving you authentic information, so their brand is equal to zero.
आज हम्म। इन लोगों का ब्रांड जो है टोटली जो है, एवरीबडी नोज कि इन लोगों की हकीकत क्या है। करेक्ट। लेकिन अगर ये भी एक चीज होती है, जो यूथ है, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो जो जेंजी होती है, तो जेंजी या जो यूथ है, उन्हें ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि अगर हम कोई सोर्स वेरीफाई करना चाहे, तो वो किस तरह से, किस लेवल पे या किस पैरामीटर्स पे हम उसे वेरीफाई कर सकें। क्योंकि आप भी अगर कोई एक न्यूज़ या एक कंटेंट अगर आप शेयर कर रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप भी कहीं ना कहीं उसे चाहे वो प्रेस टीवी हो या चाहे वो कोई दूसरी सोर्स हो, मीडियम हो, तो वो किस तरह से आप वेरीफाई करते हैं? देखिए मैं एक चीज आपसे कहूँ, सबसे पहले तो ये है कि देर इज नो अनबायस्ड मीडिया। करेक्ट। ओके। सो ये ये अपने जहन से निकाल दें, ओ आई एम वेरी अनबायस्ड एंड आई एम गोइंग टू गिव अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। हम्म। ये मैं टोटल नॉनसेंस। जो भी मीडिया हाउसेज हैं वो एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। हम्म। ठीक है। हम भी एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। करेक्ट। लेकिन हमारी बात, जो रहबर मौजम ने कहा, दो चीज हमारी बातों में होना चाहिए, मुस्तनद और मुस्तदल। रैशनल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। सही। यानी कि हम जो बात बोल रहे हैं कल हम किसी के सामने डिफेंड कर सकें। इसलिए हम्म। हम लोग न्यूज चैनल्स पे जाते हैं तो एंकर्स को हम कहते हैं चैलेंज। और उन लोग चिढ़ जाते हैं जब हम कहते हैं, हमने देखा होगा वीडियो की, आप चैलेंज चैलेंज क्या कहते हो। हम्म। क्योंकि क्यों चिढ़? बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। और हम लोगों के पास अपनी बात का सोर्स मौजूद होता है। ठीक है। सही। तो अभी आपको अपने सोर्सेस के बारे में कहा, देखिए, अगर मुझे अमेरिका ने किस तरीके से अमेरिका को मार पड़ी है ये मुझे बोलना है, हम्म। तो ये तो मैं ईरान के सोर्सेस से बोलूंगा। ये मैं किसके सोर्सेस से बोलूंगा? अमेरिकन सोर्सेस से। हम्म। लेकिन ईरान में क्या नुकसान हुआ है ये मैं किसके सोर्सेस से बोलूंगा? ईरान के सोर्सेस ईरान से। के सोर्सेस से। हम्म। जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस आप लेंगे, उसके हम्म। हिसाब से आप चूज करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन का कौन सा सोर्स मुझे इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट। पहली चीज, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक ऑथेंटिक ना हो, हम्म। वेरीफाइड ना हो, जो मिसाल के तौर पर ईरान की तरफ से आपको कोई चीज प्रेजेंट करना है, तो हम्म। जब तक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक आप नहीं करेंगे। मिसाल की सबसे बड़ी मिसाल है रहबर मौजम की शहादत की खबर। हम्म। अमेरिका ने और ट्रंप ने कह दिया कि वो शहीद हो गए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि शहादत हो गई हो, हम्म। लेकिन हमने नहीं कहा शहीद हो गए। हम जब तक कि हमारे लिए हमारे सोर्सेस से वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे। राइट। तो हमें ये क्लियर है कि अगर हमें ईरान का पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना है तो ईरान की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बतानी है। ईरान में भी बहुत सारे ऐसे ही हैं जो लोग जज्बाती होकर बहुत सारी चीजें लिखते हम्म। हैं, है ना। तो हम वो बातों को शेयर नहीं कर सकते जो जज्बात के बेस के ऊपर है। रैशनैलिटी होना चाहिए, हम्म। अकलानियत के मुताबिक होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ये दो चीज मुझे लगता है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, न्यूज क्रिएट करना चाह रहा है, तो हम्म। ये दो उसके प्राइम चीजें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर अभी जिस तरह से अभी आप ईरान में हैं, सो अभी क्या सूरत हाल है, क्या ग्राउंड रियलिटी है वहां पे? देखिए, जंग में नुकसान नहीं होता है तो ये तो कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। ईरान हम्म। में भी नुकसान हुआ है, लेकिन एक दुनिया थी। आज से मैं जब कॉलेज जाता था, तो उस जमाने में जब मैं कॉलेज से घर पे आता था तो रात को कभी या शाम को मैं सीएनएन बीबीसी वगैरह लगा के देखता था। हम्म। तो हमारे हदीस भी है कि आलिम ज़मान ही ला तहजम अलैहि लवाबिस, यानी कि जो जमाने का आलिम होता है उसे मुश्किलें नहीं उसको परेशान करती हैं या धोखा नहीं देती हैं। तो हम्म। मैं किंग्सलैंड था, मैं रोज देखता था फलस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ करके हम लोग बैठ जाते थे कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम्म। आज एक दुनिया है जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। अभी भी हम ये सही। क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सामने वाला 300 साल से 200 साल से उसने अपने आप को मजबूत किया है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया है, सब कुछ है। लेकिन आज ये है कि तुम 10 मारोगे तो हम दो तो मार सकते हैं, यानी हमने ताकत अपनी बना ली है। अब जंग इस बात की नहीं है कि भाई तुम 10 मार सकते हो कि नहीं, जंग ये बात की है कि तुम दो को खा सकते हो कि नहीं, यानी तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है दो को भी सहने की। हम तो हम्म। 10 को भी सह लेंगे, तुम दो को सह पाओगे क्या?
जंग यहां पर आके अटकी है हम्म कि अमेरिका को ये पता है कि ईरान ने मारा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारा। हम्म तो वो जो पार्ट है, मिलिट्री वाला पार्ट, और जो मिलिट्री के अंदर उनको एक तवहुम था कि हम लोग का कुछ नहीं होगा, ईरान ने उसको तोड़ दिया। क्योंकि हम्म। उनके एक 16 बेसिस नैरेटिव अमेरिकन जो, न्यूज हाँ चैनल। हाँ, एक जो एक नैरेटिव बनाया बनाया हुआ था। हर कहानी के दो कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं एक एंटागोनिस्ट जो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, और एक होता है प्रोटैगोनिस्ट जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये शुरू से था कि अगर यूएस के साथ होगा तो जाहिर सी बात है ईरान नहीं टिक पाएगा। और और नेतन्याहू का एक 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 परसेप्शन था कि उसे ईरान पे जो है ये एक एग्रेशन करना ही है। और ये इट वाज नॉट कि अभी अभी ये एग्रेशन जो है वो है, वो स्टार्टिंग से था। मैं एक आर्टिकल्स रीड आउट कर रहा था, एक के बाद एक। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट डॉट्स। तो कहीं ना कहीं इनका भी एक एक था कि जब बराक ओबामा आए तो उन्होंने उनसे भी कहा कि आपको ईरान पे हमला कर लेना चाहिए बिकॉज दे आर बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस समय बराक ओबामा ने भी वाइजली कहा कि हम बातचीत करके हम जो है इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। इवन जो बाइडेन से भी उन्होंने कहा कि यू शुड अटैक ईरान। तो उन्होंने भी कहा कि देखेंगे। बिकॉज होता यूं है कि यूएस एक ट्रायल बॉल जरूर फेंकता है ये समझने के लिए कि क्या होगा। अब वो जाहिर सी बात है वो ट्रायल बॉल हमेशा जो है वो फेल हो जाता है। कुछ परसेप्शन ऐसा भी था कि वो कहते थे कि नहीं, सैंक्शन की वजह से जो है ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर जो है वो डेवलप किया, ड्रोन पावर डेवलप किया। अगर सैंक्शन नहीं होता तो वो इनके पास वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो इन हाउस इन्होंने बनाई है वो शायद नहीं बन पाती। तो ये कहीं ना कहीं सैंक्शन का नतीजा है कि आज ईरान इस लेवल पे आ गया है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ विदाउट एनी हेल्प ऑफ यूएस, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी कंट्री, ये जाके अटैक कर सकता है। लेकिन इस पे भी एक एक नुक्ता है विच वॉज कि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि ना, ईरान का कोई काम नहीं है, ये तो चाइना जो है वो अपने बाइडू सैटेलाइट से जो है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर बाइडू सैटेलाइट से हेल्प भी कर रहा है, जो मिसाइल या जो ड्रोन जाके हिट हो रही है वो तो ईरान ने बनाया है। कहीं ना कहीं ईरान की टेक्नोलॉजी पे उनको भी अपने आप पे भरोसा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी पिन पॉइंट है। उसके वजह से ही यूएस जो है वो घबराता है। जी। देखिए, मैं कुछ चीजें इसके अंदर आपके एग्री करता हूँ, कुछ चीजों को मैं चाह रहा हूँ कुछ पॉइंट्स ऐड करूँ। देखिए, बिल्कुल। अमेरिका, चाहे बाइडन हो चाहे ओबामा हो, है ना, चाहे उनसे पहले जॉर्ज बुश हो, जो भी हो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। ये लोग सारे जालिम है। फर्क ओबामा में और ट्रम्प में ये है कि ट्रम्प सामने से आके वो करता है जो ओबामा पीछे से करता था। हम्म ओबामा सामने अच्छी बात करता था, पीछे से वही करता था। हम्म यानी आप अगर अभी थोड़ा चैट जीपीटी में जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओबामा ने कितनी कंट्रीज के ऊपर अपने टेन्योर में हमला किया है। तो बेशक। आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगी जिसके ऊपर उसने जिसने हमला किया। ईरान के ऊपर वर्स्ट सैंक्शंस लगाने वाला ओबामा था। हम्म जो बाइडेन के जमाने में गाजा के अंदर होलोकॉस्ट हुआ था, कंप्लीटली गाजा के अंदर जो है उसने अपने वेपन सप्लाई किया, जर्रा बराबर रुका नहीं। हम्म तो ट्रम्प आने के बाद ऐसा नहीं था कि ट्रम्प अगर होता या बाइडेन होता तो कोई चीजें अलग होती। हम्म तो ये जॉन केरी ने जो कहा कि भाई हम लोगों को भी आके किया था, नेतन्याहू ने 95 से वो कोशिश कर रहा था कि ईरान पे हमला अमेरिका कर दे। तो नेतन्याहू तो चाहता था कि अमेरिका हमला करे, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था हमला करना, लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट्स कहते थे कि हमला करना खतरनाक है, या आप डिफरेंशिएट करें। हम्म यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका खुद नहीं चाहता था हमला करना। हम्म अमेरिका को पता था कि ईरान के अंदर कैपेबिलिटी टू अटैक है। हत्ता जॉन केरी का एक स्टेटमेंट है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, उसने कहा था दे हैव डेवलप्ड दैट टेक्नोलॉजी, कि वो हमें खतरनाक। मार्क रूबियो जो उनका यूएस उनका सेक्रेटरी। थर्ड नंबर का पूरे, ये सेकंड नंबर का पूरे उसमें बंदा अमेरिका का यूएस में, वो हम्म आके क्या कहता है उनकी कांग्रेस में कि हमारे 30,000 सोल्जर्स जो वहां पर ईरान की पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसके सामने खड़े हैं। ये कब बोल रहा है? जंग शुरू होने से एक हफ्ता पहले। हम्म सो इट इज नॉट दैट दे डिड नॉट नो। यानी, तो ये, तो पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अमेरिका, ओबामा और नेतन्याहू और अब ओबामा और बाइडेन और सेम बुश और माइंडसेट ट्रम्प रखता में है। कोई फर्क नहीं है। ये हम्म अंदर से वो वही है। हम्म यानी उन लोगों को
अच्छा, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक यहाँ पे कमांडर, उन्होंने कहा देखिए, दो टाइप की फिक्र है। अमेरिका दुनिया में ईरान पे क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि उसको ईरान का ऑयल चाहिए। करेक्ट। हम्म। इसराइल को जमीन चाहिए। यानी हम्म। दोनों के वॉर के गोल्स अलग हैं। हम्म। बाकी तो सब बातें वो, मसलन क्या है, अब्राहम, क्या क्या बोलते हैं ये, अब्राहम अकॉर्ड्स इन है। लोगों ने कहा कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड करें, फला करें, ये सब ड्रामे। इन करेक्ट। रियलिटी इसराइल को अपनी जमीनें बढ़ानी है, और अमेरिका को ईरान का ऑयल चाहिए। यानी दोनों अलग टाइप के गुंडे हैं। हम्म। एक को माल चाहिए, एक को जमीन चाहिए। ये हम्म। रियलिटी है वॉर की, बाकी सब एक्सक्यूजेस है। तो हम लोग जो ये देखते हैं कि नेतन्याहू के अंदर यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मिस कैलकुलेशन। हम्म। ये समझना है, रहबर मौजम बार बार कहते थे कि हमारा दुश्मन जो है वो मिस कैलकुलेट करता है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ईमान। दे हम्म। डू नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मार्टेडम, शहादत की ताकत। यानी वो जो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं एक सोसाइटी में, उसको उन लोग नहीं समझ पाते हैं। हम्म। तो हमारा उनसे असिमेट्रिक वॉर है। असिमेट्रिक वॉर कहते हैं कि दो पार्टीज जब वॉर लड़ रही होती हैं, तो उनके जो रिसोर्सेज होते हैं या वेपन्स होते हैं वो अलग होते हैं। कभी कभी ये वेपन होते हैं कि मसलन गोरिल्ला फाइट है और सामने वाले के पास, जैसे वियतनाम में। लेकिन ईरान के अंदर इसके अलावा असिमेट्रिक वॉर के अंदर एक मौजू है ईमान का, अल्लाह की जात पे भरोसे का, ताकत का, यहाँ पर शहादत का, करबला का। ये हम्म। कैलकुलेशन उनके अंदर नहीं होते हैं। उनके अंदर सिर्फ मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन ईरान खड़ा क्यों है? वो स्पिरिचुअल पावर की वजह से खड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नेतन्याहू हो चाहे ट्रंप हो, हम्म। उनके गोल्स एक हैं। हो सकता है कि अमेरिका, मसलन अगर ट्रंप के बदली कोई और प्रेसिडेंट होता, तो वो बोलता कि ठीक है, इनको और थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर करो, इतना प्रेशर कर दो कि अब हमला करो। हम्म। यानी वो कब हमला करने के डिसीजन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमला करने में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। यानी मैं ये बिल्कुल। क्लियर कर तो दूं, क्योंकि डिफरेंस है। लोगों को ऐसा लगता है नहीं, ट्रंप नहीं होता तो अमेरिका हमला नहीं करता। ऐसा हम्म। नहीं करेक्ट। और है, अगर अंदर देखिए, से नहीं है वो सारी। बेशक, क्योंकि अच्छा, जहाँ पे हमले हुए, अगर हम एग्जांपल ले मीनाम स्कूल। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मीनाम स्कूल भी आप विजिट किए, आपने खुद देखा। सो कैसा था वहाँ का मंजर? देखिए, सख्त है। जो वहां पर आप जाते हैं, जिसे कत्लगाह कहते हैं, जैसे हम लोग करबला में जाते हैं, करबला कत्लगाह है, वैसे ये भी जी। कत्लगाह है। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। एक इमोशनल जगह है, और जो लोग इमोशनल होते हैं वो लोग नेचुरली अपने आप को वहां पर रोक नहीं पाते हैं। तो ये है कि लेकिन ये है कि वहां की कौम जो है इस शहादत के बाद कमजोर नहीं पड़ी। हम्म। वहां की कौम जो है इस शहादत के बाद मैदान में डटी रही, इसने हम्म। मुकाबला किया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि ओवरऑल शहादत जो है वो कौमों को कमजोर नहीं करती, मजबूत बनाती है। जी। क्योंकि यानी ये कॉन्सेप्ट जो है, ये दोबारा असिमेट्रिक वॉर है। यानी दुश्मन के यहाँ मर जाना यानी खत्म हो जाना, हमारे यहाँ शहादत पा लेना यानी अजीम दर्जे पे पहुंच जाना। और हम्म। वो पूरी कौम को एनर्जाइज कर देता है। तो ये दोबारा वो कॉन्सेप्ट है जो दुश्मन नहीं समझ पाता, क्योंकि दुश्मन का माइंडसेट मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ दो और दो चार समझता है। जी। क्योंकि दुश्मन जो दूसरी कंट्रीज है बेसिकली, उनका ये भी एक परसेप्शन है कि वो लीडरशिप, उनका एक ऐसा परसेप्शन है कि आप अपने टॉप लीडर्स को आप एलिमिनेट कर दे, तो ऑटोमेटिकली जो भी सरकार है या जो जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि इवन इन लेबनान, ओके, जब उनके लीडर को मारा गया, जब सेकंड लीडर आए, उनको भी मारा गया इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन। तो कहीं ना कहीं ये उनका मकसद वॉज वेरी क्लियर कि कोई लीडर बनना नहीं चाहिए, तो कोई लीडर आने से डरे। ठीक है। तो ये इनका एक परसेप्शन ये था। अब ये जो पावर आई है, या ये जो कॉन्सेप्ट आया है रेजिम चेंज का, ये कहीं ना कहीं इनको पहले से कॉन्फिडेंट रहा है, जो भी इनका पास हिस्ट्री है। अब जो रिसेंट सिनेरियो में ये एक है कि
जो सीरिया में हुआ, बशर अल असद की सरकार इन्होंने गिराई और अब जुलानी को इन्होंने जो है लाया, तो इनके लिए तो रिजिम चेंज हो गया, पूरी मुकम्मल चेंज हो गई। इन्होंने वेनेजुएला में जो जो किया, उसके बाद उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम ये चीज में प्रो हो गए, एक्सपर्ट हो गए, व्हाई नॉट ईरान। सो इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सोचने की गलती कर दी कि हम इसमें रिजिम चेंज करेंगे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया, दे रिप्लेस्ड ओल्ड खामनाई इनटू न्यू खामनाई। सो एक जो स्लोगन चल रहा था, कि खामनाई इज बैक। सो ये उनको भी जो है ना ना बहुत तकलीफ दे उनके लिए भी हुआ कि इन्होंने क्या किया। लेकिन अब मेन जो हॉट टॉपिक जो है वो है मुशर्रफ खामनाई। अब ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक पब्लिक को इन्होंने एड्रेस किया है। कुछ जो भी हम इसे नाम देते न्यूज, वो कहते हैं कि ये जख्मी है, कुछ कहते हैं कि वो आना नहीं चाह रहे हैं, वो छुपे हैं, एक्स वाई जेड। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग? देखिए, न्यूज में ये चीज तो क्लियर है कि दुश्मन रेजीम चेंज जो करना चाह रहा था हम्म। उसे, आप देखें, 3 जगह पर वो फेल हुआ, 4 जगह पर। हम्म। मिसाल के तौर पर गाजा में फेल हुआ। हाँ, हम्म। तो गाजा में भी उन लोगों ने कई लोगों को मार दिया, लेकिन क्या उन लोगों ने गाजा वालों की आइडियोलॉजी चेंज कर दी? नहीं कर पाए। क्या उनकी लीडरशिप से वो छीन पाए? रेजिस्टेंस का आइडियोलॉजी नहीं छीन पाए। हम्म। लेबनान में इन लोगों ने सेम चीज की, लीडर को मार के रेजिम चेंज करना हम्म। चाहे, कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि, या मिसाल के तौर पर यमन में या इराक में, तो जहां पर आपके सामने एक आइडियोलॉजी होती है, वो आइडियोलॉजी लीडर बनाती है। हम्म। यानी वो आइडियोलॉजी में ताकत होती है, तो वो आइडियोलॉजी लीडर बनाती है। तो हम्म। जहां पर रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी होगी, तो वो लीडर बनाएगी। करेक्ट। है ना? तो ईरान में आइडियोलॉजी थी। इन्हें लग रहा था कि यहां पर एक आदमी ये सब चला रहा है, जबकि यहां पर पूरा एक सिस्टम है, बहुत ही रोबोस्ट सिस्टम है, हम्म। जिस सिस्टम के अंदर एक के एब्सेंस से कोई पूरे सिस्टम के अंदर फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो ये सब चीजें, ये समझ में आना चाहिए कि ईरान में एक आदमी चीज नहीं चला रहा, इस्लाम चला रहा है। निजाम ऑफ इस्लाम, द सिस्टम ऑफ इस्लाम। हम्म। तो जैसे इमाम खोमेनी कहते थे कि मसलन हम लोग क्योंकि अल्लाह अकबर कहते हैं, इसलिए इन लोग हमें मारते हैं, लेकिन हमें मारने से अल्लाह अकबर नहीं मरेगा, करेक्ट। अल्लाह अकबर हमेशा जिंदा रहेगा। तो बेशक। वो आइडियोलॉजी अगर आपकी है, तो आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, फिर वो मुकाबला कर लेती है। आइडियोलॉजी में ये है कि भूखा भी रहेंगे तो भी लड़ लेंगे, प्यासे भी रहेंगे तो भी लड़ लेंगे, घर हम्म। नहीं होगा तो भी लड़ लेंगे, लेकिन इज्जत की जिंदगी जिएंगे, जिल्लत से अपना सर नहीं झुकाएंगे। बेशक। गाजा वालों के पास ऑप्शन था कि गाजा वाली आधी पब्लिक आके कहती भाई कि ये हमास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम लोगों को आप आराम से रहने दो। गाजा, उन लोगों ने नहीं कहा, गाजा वालों ने नहीं कहा, हम्म। लेबनान वालों ने नहीं कहा। जबकि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, लेबनान में 30 से 40% जो वहां के मोमिनीन हैं, वो इस वक्त बेघर हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं किया, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी क्लियर है कि इज्जत की जिंदगी, जिल्लत की जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इन्हें बेशक। वाजे मौला हुसैन का स्टेटमेंट है। तो हम्म। अगर आपकी आइडियोलॉजी में ये है कि सर कट जाए लेकिन सर नहीं झुकेगा, तो आपकी आइडियोलॉजी आपको इंस्पायर कर रही होती है। आपने मिनाब स्कूल का पूछा। हम्म। हम्म। देखिए, आइडियोलॉजी क्या चीज होती है। तो जब पहला बम गिरा मीनाब में, हम्म। तो उसमें एक टीचर बच गई थी, जी। और उसने सब बच्चों को प्रेयर रूम में जमा किया था। हम्म। चाहती तो वो चली जाती, लेकिन वो बच्चों को पकड़ पकड़ के बचा रही थी, हम्म। गई नहीं स्कूल से, और बच्चों को ऐसी अपनी आगोश में लेके बैठी थी। जब बॉडी मिली, तो बच्चे उसके आगोश में थे और उसका सर नहीं था। अल्लाह अकबर। हम्म। ये आइडियोलॉजी है। तो आप इनको हरा नहीं सकते।
हम्म। जो कौम मौत से नहीं डरे, उसे आप किस चीज से डराओगे? जो मौत को डरा दे, उसे आप किसी चीज से डरा नहीं सकते। बेशक। तो ये जो इन लोग जो ये लोग रेजीम चेंज की बात करते हैं, एक्चुअली इनको कोई रेजीम चेंज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। हम्म। अगर आज मुश्तबा खामेनाई साहब इनको कहें कि भाई ठीक है, आप हमारा ऑयल ले लो और हमारा गैस भी ले लो, ठीक है, और हमारे सारे सैंक्शंस उठा दो, हमें इसराइल से कोई लेना देना नहीं है, फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। वो शौक से इनको पूरी दुनिया के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड बताएंगे। हम्म। तो प्रॉब्लम यहां पर रेजीम से नहीं, आइडियोलॉजी से है। ये समझ में आना चाहिए लोगों को। मिसाल के तौर पर 1979 से पहले जो ईरान था, वो अमेरिका का सबसे बड़ा पपेट था। यानी ये सऊदी और कतर और ये सब ईरान लाइन लगाते थे ईरान के सामने। हम्म। यानी ये हालत थी ईरान की। ईरान यानी इन लोग की औकात नहीं थी ईरान के सामने बात करने की। यानी ईरान इतना बड़ा अमेरिका का, यानी अमेरिका को कुछ अगर पूरे मिडिल ईस्ट में कराना तो ईरान के थ्रू कराता था हम्म। खूब। ईरान के पास ऑप्शन था, भाई रेजिम चेंज हो गई, इमाम खोमेनी लीडर बन गए, हम्म। अमेरिका ने ऑप्शन दिया, बोले झगड़े लड़ाई छोड़ो, सेटलमेंट कर लेते, दोस्ती बनी रहे, हम्म। है ना। हम जो इसराइल को आपसे पहले शाह करता था, अभी आप सपोर्ट करो। जो पैसा अमेरिका और ईरान, क्योंकि न्यूक्लियर जो ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप जानते हैं उसको किसने बनाया है? उसको अमेरिका ने बनाया है। हाँ, वो शाह के टाइम पे। यानी वो न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका, शाह के जमाने में अमेरिका ने बनाया था। हम्म। तो ईरान अगर चाहता और आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करता ईरान, तो वो तब से लेके अब तक वो पूरे इस अरब बादशाहों का बाप होता ईरान। करेक्ट, ये भी है। लेकिन हमारी बात आइडियोलॉजी की बात है, कुरान की बात है, अहले बैत की बात है। तो तो क्या ये रोजे कयामत के आइडियोलॉजी से दिखाएंगे ईरान, जहां पर आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो क्या ये आइडियोलॉजी से ईरान अपने जो गल्फ जो दोस्त है, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत, क्या इनसे दूर हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, रिटेलिएशन में उन्होंने कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह जो है वो हमला किया है। तो क्या वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की वजह से वो एक एक अलग सेपरेट होते दिख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के पास दो ऑप्शन है, या गुलाम बन के रहे या आजाद बन के रहे, है ना। फिर भी ईरान, क्योंकि मुसलमान है, भाई है, दोस्त हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई हो, तो ईरान जो है उसको निभाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपनी जमीन और आसमान दोगे हमारे ऊपर हम्म। हमला करने के लिए, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके ऊपर हमला नहीं कोई करेगा, तो आप बेवकूफ हो, दुनिया के एक नंबर के बेवकूफ हो। सही। अगर आप हमला करोगे तो हमला आपके ऊपर होगा, ये तो क्लियर है। नहीं तो दो दो चार की बात है। आप अब पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया मिडिल ईस्ट, नया वेस्ट एशिया बन रहा है, जहां पर देखिए सऊदी और यूएई में हमेशा झगड़ा रहा है। हम्म। यूएई को पूरे इस रीजन का सबसे बड़ा गुरु बनना है। कतर के अंदर भी एस्पिरेशन है। तो हम्म। एक जमाने में कतर और यूएई में झगड़ा था, और लेकिन कतर और सऊदी अभी एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं फिलहाल की सिचुएशन में। यूएई इसराइल की तरफ चला गया, सऊदी, कतर और जो बाकी कंट्री को कोशिश कर रहे हैं एक साथ सेटलमेंट कर ले, हम्म। क्योंकि उनको पता है कि अगर आ पाया तो हम आग लड़ेंगे। अमेरिका अमेरिका में जो नहीं हो रही है अपनी नेवी को लेके आगे आने की, तो हम क्या लेके आएंगे? अमेरिकन एयरफोर्स खा रही है, 42 इनके प्लेन गिरा दिए ईरान ने, तो हमारे क्या होगा? तो इनके लिए क्लियर है कि ये नहीं कि दिल से बहुत ईरान से इंस्पायर हो गए, नहीं, इनके पास चॉइस नहीं है। हम्म। लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है? अवाम के ऊपर, जो उम्मत मुस्लिमा है। हम्म। वो बादशाहों से मोहब्बत नहीं करती है, उनके लिए तमाम बादशाह एक्सपोज्ड है। करेक्ट। वो जानते हैं कि ये बादशाह जो मुनाफिक है, इन लोग अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं। तो ये लोग सब लाइन में आएंगे, ये लोग सब ईरान के सामने बिल्कुल सही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता पता चल गया है कि आप अगर ईरान से अगर मुश्किल करेंगे तो हम फंसेंगे। हम हम्म। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, हमारे ऑयल और गैस नहीं जा पाएंगे, हमारी भीख मांगने की हालत आ जाएगी। भाई हम्म। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, तो ठीक है, ईरान में तो महंगाई पहले भी बढ़ती थी। ईरान ईरान में अगर मुश्किल है तो इनको 20 साल की आदत है मुश्किलें झेलने की, तुम्हें तो आदत नहीं है ना मुश्किलें झेलने की। ये अगर 1 साल तक ऑयल और गैस बंद रहा तो तुम क्या करोगे? सही तो बात है। ईरान ने कैलकुलेशन बदल दिया है। अब ये चाहे ना चाहे इनको ईरान से दोस्ती करनी पड़ेगी।
यानी इनके पास कोई और चॉइस ऑप्शन नहीं नहीं है। है, अब ईरान से दुश्मनी का चॉइस नहीं है। हम्म। तो लेकिन इसमें अब मैंने ये एक चीज नोटिस किया कि ओमान जो है वो एक सुलझा हुआ देश है। ओके, फाइन। तो अब जब सुलझे हुए देश, जहां पे यूएस भी कहीं ना कहीं ओमान सल्तनत को जो है वो एक्नॉलेज करता है, और क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ हम डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स देखते रहते हैं और हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आज इस बंदे ने क्या लिखा। ठीक है। तो एक ट्वीट जो है वो गुजरा नजरों से कि अगर ओमान कोई भी डील करेगा ईरान के साथ, तो हम जो है ओमान को उड़ा देंगे। और ओमान ने डील करके बता भी दिया। तो कहीं ना कहीं ये मजाक उड़ाते हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स का कि क्या करते हैं, और आप किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स को देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है हम्म। ना। आसिम मुनीर जब आए थे यहाँ पर ईरान, तो उन्होंने ट्रंप की तरफ से क्लियर मैसेज दिया था, कहा था कि हम जो मीडिया में बोलते हैं वो पब्लिक के लिए बोलते हैं, आपके लिए नहीं बोलते हैं। आपकी और हमारी जो लिखित पढ़ी हो रही है ना नेगोशिएशन, वो है। हम्म। जो हम पब्लिक में बोल रहे हैं उसको इग्नोर कर दो। सही। तो जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि भाई ईरान मुझे कोई एक ऐसी चीज दे दे, एक्चुअली यूरेनियम दे नहीं, हम्म। खाली ऐलान कर दे कि हमने यूरेनियम दे दिया, दे भी नहीं। देने का यानी सोर्स ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। यानी डोनाल्ड ट्रंप खाली ये चाह रहा है कि हमें कोई ऐसी एग्जिट दे दो ताकि हम दुनिया के अंदर बोल सके कि भाई मैंने कुछ तो हासिल किया इस वॉर में। हम्म। ईरान उसके लिए भी रेडी नहीं हो रहा है। यानी ईरान बोल रहा है कि तुम्हें मॉरल विक्ट्री भी नहीं देंगे। हम्म। यानी जंग की पोजीशन ये है कि ईरान ने होर्मुज को कब्जा कर लिया है, होर्मुज ये छुड़वा नहीं पा रहे हैं। आज भी उन्होंने सीरिक आइलैंड पे हमला किया, ईरान ने फौरन पलट के कुवैत पे हमला किया, कुवैत में इनके एयरबेस पे हमला किया। और अभी इन लोग खुद कह रहे, पहले वाले हमले को कहा था नहीं हुआ है हमला, हम्म। बाद में पता चला उसमें भी जख्मी हुए थे लोग, आज भी जख्मी हुए। हम्म। ठीक है, अब ये जख्मी बोलते हैं, आप समझ लो उसमें 50% मरते हैं, तभी ये जख्मी बोलते हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन ये छुपाते हैं कितने लोग मर गए। तो पॉइंट ये है कि ईरान के अंदर यानी ये जो टोटल सिचुएशन हमारे सामने आई है, उसके अंदर ट्रंप के पास ऑप्शंस नहीं बचे। हम्म। ट्रंप के पास एक ऑप्शन है कि वॉर को और बढ़ाए, ईरान के अंदर बहुत मारे। हम्म। इसके रिजल्ट में तीन चीजें हो सकती हैं। एक, बहरीन, यूएई और कतर में तख्ता पलट हो सकता है। यानी ईरान ने सिग्नल्स दे दिए, क्योंकि देखें, बहरीन में 80% शिया रहते हैं, जो खलीफा को पसंद नहीं करते, जो किंग है उसको पसंद नहीं करते। कौन किंग को पसंद करता है, लेकिन वहां तो हम्म। असलन नहीं पसंद करते। और बहरीन है इतना सा, ईरान के लिए एक घंटे का भी काम नहीं है बहरीन। दूसरा आप आए यूएई। यूएई, दुबई जो है, और अबू धाबी, इसराइल। इन हम्म। दोनों में क्लैश चल रहा है। हम्म। अबू धाबी की जो वो था क्राउन प्रिंस था, वो चाइना गया था, अच्छा। और हम्म। चाइना ने उसको 4 पॉइंट प्लान दिया। और बातें आ रही हैं कि इन लोग दोनों में क्लैश है। और क्योंकि दुबई यूएई के गोद में दुबई जो है वो इसराइल के गोद में जाके बैठ रहा है, तो अबू धाबी उससे राजी नहीं है। हम्म। अच्छा, अबू धाबी में 87% ऑयल जो है वो यूएई का, वो अबू धाबी में है। दुबई की इनकम ऑयल से नहीं है, दुबई की इनकम टूरिज्म से है। करेक्ट। तो या टूरिज्म से या फाइनेंस से, जो अमेरिकन कंपनीज को उसने खुला, पूरी दुनिया में जो अमेरिका जुल्म करता है उसका फाइनेंस का सेंटर दुबई है। तो वही है। हम्म। और दुबई के, अच्छा, दुबई की पूरे यूएई की पॉपुलेशन में 11% उनके सिटीजन्स हैं, और 89% बाहर से लोग हैं। तो ये बाहर से। 89% दुबई के लिए लड़ेंगे? यानी अगर लड़ाई हो गई, क्या ये लड़ेंगे दुबई के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा, अपने अपने ये मुल्क जो भागेंगे। 11% है, 11% जो हैं, इनको आदत है रास्ते में गर्मी में खड़े रह के लड़ने की। ये तो बिल्कुल। एसी से बाहर नहीं निकलते, हम्म। है ना। अगर जंग शुरू हुई तो सारे ही आपको कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क और लंदन में मिलेंगे, कोई सब मिल। आपको यूएई में मिलेगा नहीं। हम्म। ये तो यूएई है, 1 मिलियन पॉपुलेशन है टोटल उनकी, सिटीजन्स की 1 मिलियन, दस हम्म। लाख लोग। और जैसी जंग शुरू होगी,
ये 10 लाख के 10 लाख आपको बाहर मिलेंगे। ना ऐसा ही है। तो जो सही बात है, क्योंकि रियलिटी है अगर वो मैं की। ये भी एक चीज देखता हूँ कि जब हम ये चीज देखते हैं ग्रेटर इसराइल का, जब हम मैप देखते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं कि ये हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब जो, चलिए इनका जो भी मिथ है या जो भी इनका कॉन्सेप्ट है कि हम बनाएंगे ऐसा, ठीक है, तो वो जो 2B वाला जो मैप है कि वो बनेगा, तो वो कैसे हो सकता है? मैं कभी ये सोचता था कि जो ग्रेटर इसराइल है जहाँ पे ये सऊदी को कैप्चर करेंगे, ये इस कंट्री को कैप्चर करेंगे, तो जब मैं ये तस्वीर करता हूँ कि जब जंग होगी तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि अभी यहाँ हमने जंग शुरू कर दी तो अगर जैसा आपने कहा कि लोग जो है वो भाग जाएंगे दूसरे मुल्क में, और जो जीसीसी में जो आवाम है वो खुद बाहर के बांग्लादेशी, इंडिया, पाकिस्तान, जब सारे अदर कंट्रीज के हैं, इनके खुद की जो नेशनलिस्ट है वो बहुत कम है। तो जब ये हमला होगा तो ये सबसे पहले तो अपना परिवार, अपना घर बचाएंगे, ना कि ये लोग लड़ने की उसमें आएंगे। हम्म। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूएई, ये जो आप कह रहे हैं कि वो बनेगा ग्रेटर इसराइल, तो एक्चुअली ग्रेटर इसराइल बनेगा नहीं, ऑलरेडी ग्रेटर इसराइल है। हम्म। ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि खुद ये नहीं हुकूमत करेंगे, लेकिन इनके गुलाम वहां रहेंगे, वो वही करेंगे जो इनके टेल अवीव में बैठे हम्म। हुए लोग कहेंगे। हम्म। जो नेतन्याहू चाह रहा है या जो ट्रम्प चाह रहा है कि भाई सब अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो, इसका मतलब ये कि इसराइल तुम्हारा बाप है, इसकी गुलामी को सब लोग एक्सेप्ट कर लो, हम्म। है ना। तो रियलिटी में अगर जंग होती है तो पहली बात कि ये जीसीसी कंट्रीज का बहुत नुकसान होगा। हम्म। यानी यहाँ के कमांडर्स ने कहा था कि अगर ईरान पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता तो उसी रात को बगैर 1 मिनट रुके हुए हम पूरे पूरे अरब दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते। यानी हम्म। ऐसा नहीं होता कि हम तबाह हों तुम आराम से रहो, ये जमाना खत्म हो गया। तो जीसीसी कंट्रीज नहीं चाहेंगे कि अमेरिका हमला करे। हम्म। अगर अमेरिका हमला करता है तो जीसीसी कंट्रीज में 3 कंट्रीज सरे फहरिस्त हैं जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नंबर 1 पे यूएई है। हम्म। और मुझे शक है कि जो डॉक्टर मरंदी ने कहा है, कि डॉक्टर मरंदी का स्टेटमेंट है हम्म। कि शायद वहां पर जो बादशाह है वो उनका कोई खानदान वाला बाकी नहीं रहेगा अगर अगर फिर से जंग शुरू हो। हम्म। दूसरे नंबर पे बहरेन है और तीसरे नंबर पे कतर है। जबकि मैं क्लियर कर दूं, कतर ने जंग के दूसरे हफ्ते से ईरान की तरफ आ गया। हम्म। यानी कतर इस वक्त जो है उसने तीसरे हफ्ते से कह दिया भाई आई एम नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। और कतर पे हमले भी कम हो गए। और कतर ने क्लियरली ईरान को आके कहा कि भाई माई बाप तुम हो, ऑयल और गैस हमारा जाने दो, तुमको पैसे चाहिए जो मुझे बता दो। हम्म। तो जब ट्रम्प ने कहा था कि भाई जंग खत्म करना है तो ईरान ने कहा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ट्रम्प ने बोला हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो हम्म। जीसीसी कंट्रीज ने कहा था कि हम देंगे। यानी उन लोगों ने कहा कि अमेरिका नहीं देगा तो हम देंगे, लेकिन वॉर खत्म कर दो, हमारा ऑयल और गैस जाने दो। जान दो। तो ये पोजीशन पर वो लोग आ गए कि उनके पास पहले क्या था, ईरान भाई ओ भाई चलो यार प्यार मोहब्बत से तो उन लोग जो ईरान को हल्का लेते थे। हम्म। ईरान ने दो टपली मारा सर पे तो सारे लाइन पर आ गए। सारे बोल रहे ईरान बड़ा भाई है मेरा, यानी बड़े भाई हम्म। से इज्जत से बात करने का। इस पोजीशन में पूरा ये पूरी गैंग इस पोजीशन में इस वक्त आ तो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि परसेप्शन जो है वो अब चेंज हो गया है, और अब जब परसेप्शन चेंज हो गया है तो कहीं ना कहीं ये जब पहला पीस टॉक फेल हुआ था इस्लामाबाद में, तो फेल होने से भी पहले जब ये प्लेसमेंट किया गया था पाकिस्तान में, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, पाकिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है, एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है इन रिगार्ड्स टू मीडिएशन। लेकिन जब पीस टॉक पहला फेल हुआ तो लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। काफी लोग ने कहा कि यही चीज अगर इंडिया कर रहा होता तो इट कुड बी ना इन गुड फेथ। देखिए कोई भी कंट्री हो, अमेरिका को, अमेरिका एक ऐसा जानवर है जो किसी से किसी के कंट्रोल में नहीं आता। ठीक हम्म। है। हाँ। अगर चाइना और अमेरिका जो है, चाइना अगर आके बोले तो अमेरिका की हालत खराब होती है। ठीक है। बाकी तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन क्या बोले, लेकिन चाइना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग एक ऐसी दुनिया में हैं
जहां पर अमेरिका के लिए कोई कानून की वैल्यू नहीं है। हम्म। ठीक है। जब अमेरिका के लिए कोई कानून की वैल्यू नहीं है तो हमारे लिए क्यों होनी चाहिए? भाई अमेरिका कोई कानून नहीं फॉलो करेगा, वेनेजुएला को जाके उठा लेगा, क्यूबा का ब्लॉकेट कर देगा, तो हमको क्यों तुम बोल रहे हो कानून फॉलो करने? पहली बात तो ये। सही बात अच्छा, है। हम फॉलो करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम बोल रहे हो, हम फॉलो इसलिए करें क्योंकि हमें इस्लाम बोल रहा है, हमें अल्लाह बोल रहा है। हम्म। वगरना अगर टिट फॉर टैट की साइकोलॉजी हो तो भाई कल हम बहरीन जाके ले लें, क्योंकि तुमने वेनेजुएला ले लिया, हमने बहरीन ले लिया, हम्म। हमने यूएई ले लिया, है ना? ईरान, ऐसा नहीं कि ईरान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, कुवैत जाके ले लेंगे। यानी अगर ईरान कुवैत जाके ले लेगा तो कुवैत लड़ेगा ईरान से? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। नहीं लड़ेगा। लेकिन तो अगर कानून अमेरिका फॉलो नहीं करेगा तो ईरान को कौन होता है, दुनिया दुनिया में कौन होता है ईरान को बोलने वाला है कि भाई कानून फॉलो करो? तो ईरान बोलेगा सबको बोलो फॉलो करने के लिए, मैं भी करूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ, ये सही बात। क्लियर है ना? दो चार की बात है। हम्म। लेकिन अगर अभी आपको क्या लगता है, अगर अगर आप नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज आप ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अभी जंग का नैरेटिव कहाँ जा रहा है? देखिए, ईरान इसको लॉन्ग खींचेगा, हम्म। जितना हो सकता है। ईरान के लिए नुकसान होगा, लेकिन ईरान अपने नुकसान को, देखिए ईरान में नुकसान पहले भी हो रहा था, जंग नहीं हुई थी तभी भी हुआ था। मैं आपको एक हम्म। मिसाल दूं कि ईरान में जब जनवरी में इन लोगों ने राइट्स करवाया तभी 3,500 लोग मरे थे, और हम्म। ये जंग के 40 दिन में 3,000 लोग मरे। तो हम्म। जंग में नुकसान तो हुआ, लेकिन लोग 3,000 ही मरे। जब जंग नहीं थी तो 3,500 मरे थे। तो हम्म। ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान का नुकसान होगा, लेकिन इस बार सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं है। कतर गैस नहीं निकाल पा रहा है। कतर गैस निकाल के स्टोर नहीं कर सकता। ऑयल को तो स्टोर कर सकते, गैस को स्टोर नहीं कर सकते। कतर गैस नहीं निकाल पा रहा है। सऊदी का वो ऑयल और गैस पास नहीं हो पा रहा है। ठीक हम्म। है। तो 20%, 25% ही उनकी कैपेसिटी का हो रहा है। जितना जंग चल रही है हर रोज इन सबका नुकसान हो रहा है। पहले सिर्फ ईरान का नुकसान होता था, अब सबका हो रहा है। सबका तो नुकसान ईरान होगा। इसको लंबा खींचेगा। अच्छा, दूसरी चीज, ईरान का ऑयल बिक रहा है क्योंकि ईरान चाइना को बेच रहा है। अमेरिका में ताकत नहीं है चाइना का ऑयल रोकने के लिए, तो ईरान को तो इनकम हो रही है ना? हम्म। और ईरान किसी और की इनकम होने नहीं दे रहा है। अब ईरान ने फुजैरा तक अपना वो कंट्रोल ले गया, बोला कि भाई फुजैरा भी हमारे हमारे अंडर में ही है। हम्म। तो ईरान के लिए ये वॉर का लंबा खींचना, अमेरिका की पब्लिक के अंदर पेशेंस का खत्म होगी, महंगाई बढ़ेगी, दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, तो ईरान के लिए फेवर में कि इस वॉर को ईरान लंबा खींचेगा। हम्म। अमेरिका के लिए है कि जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी भागो। ईरान उसको भागने नहीं दे रहे। बहुत अच्छा काम कर अगर रहे हैं। आज ईरान उसको बोल देना, ईरान उसको सिंबॉलिकली बोल दे खाली, हम्म। कि ट्रम्प और इन लोग की सेटिंग हो जाए ईरान की, कि ईरान बोल दे कि भाई हमने यूरेनियम आपको 400 kg हम आपको दे देंगे, है ना? तो ट्रम्प दुनिया में ऐलान करेगा मैं जीत गया। करेक्ट। ठीक है। वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमारे यहाँ मोदी जी और नेहरू हैं, यानी हर चीज जो मोदी जी करते हैं वो नेहरू से कंपेयर करते हैं अपने आप को। हम्म। तो आप ईरा वो ट्रम्प के लिए वैसा ओबामा है। हम्म। तो क्योंकि ओबामा ने 1.2 बिलियन डॉलर्स ईरान को दिया था, तो इन लोगों का कहना ये है कि भाई, ट्रम्प का कहना ये है कि अगर मैंने पैसा दे दिया, और मेरी सारा क्रिटिसिज्म यही था कि मैं बोल रहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने पैसा दिया, हम्म। और मैं अगर पैसा दे दिया तो मैं तो उससे ज्यादा वो हो जाऊंगा ना। ये तो भी बात है। ट्रम्प की पोजीशन ये है, जंग के अंदर वो निकलना चाह रहा है, और वो कोई ऐसी डील चाह रहा है जो ओबामा से ज्यादा अच्छी हो, हम्म। 2015 से ज्यादा अच्छी हो। अब ईरान कोई ऐसी डील देगा नहीं, क्योंकि ओबामा के टाइम पे ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं था। ईरान चाह आप रहा था अब चलो तो ले दे के खत्म। आप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुद एक्सपीरियंस करके आए, खुद अपने वक्त निकाल के देख के आए। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कैसा था वो आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं जब वहां गया था तो वॉर का टाइम था, ट्रम्प ने बोला था कि हम हमला करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में हम्म। हॉर्मुज पे। मैं उधर था, लेकिन वहां की पब्लिक नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, सारी दुकानें खुली हुई थी, बाजार खुला हुआ था, लोगों को कोई टेंशन ही नहीं था, जिंदगी चल रही थी। वहां पे बीचेस पे प्रोग्राम हो रहे थे, मैं खुद एक बीच के प्रोग्राम में गया था वहां पर।
तो वहां जिंदगी एकदम नॉर्मल थी, वहां पे कोई ऐसा टेंशन नहीं था। करेक्ट। होर्मुज के होर्मुज उसमें भी गया था, आइलैंड में भी गया था। होर्मुज आइलैंड में जो आइलैंड है वो खुला हुआ था, लेकिन उसमें एक पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ जो है लारक आइलैंड है। वहां हम्म। ये दोनों पहाड़ों के दरमियान जो है दुनिया भर की शिप्स थी। तो हम्म। वहां पर कंट्रोल नहीं था, वहां पर किसी को जाने नहीं दे रहे थे, वो पूरा ईरान की आर्मी के अंडर में, नेवी के अंडर में था। तो एक्सपीरियंस क्या, मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो देख रहे हैं, उन लोग जरूर जाना ईरान घूमना। ईरान में वहां पर वो हुर्मुज आइलैंड में दो किस्म के सैंड है, एक रेड कलर का सैंड है और एक सिल्वर कलर का सैंड है। रेड कलर का जो सैंड है उसमें पानी जो गुजरता है वो पूरा नदी जो है वो रेड कलर की हो जाती है। हम्म। और एक सिल्वर कलर का सैंड है, तो उसको ऐसे हाथ में लेंगे तो ऐसा सिल्वर जैसा उसके अंदर इफेक्ट आता है, फील आती है, वो बहुत खूबसूरत है। तो हम्म। ईरान हुर्मुज है, किश्म आइलैंड है। तो एक्सपीरियंस ये था कि वहां के लोग मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। 60% से ज्यादा वहां सुन्नी है। ओ, ओके। और वो हम्म। ये पूरा होर्मुज का पूरा एक वो प्रोविंस है, होर्मुजगान कहते हैं उसको, अच्छा। जिसके अंदर होर्मुज आता है, किस आइलैंड आता है, बंदर अब्बास आता है। ये हम्म। पूरे बेल्ट में 60% से ज्यादा सुन्नी थे। लेकिन वहां माहौल ऐसा था कि कोई शिया सुन्नी का फर्क नहीं है। मैंने सब नमाज सुन्नी मस्जिदों में पढ़ा वहां पर। तो माशा। सुन्नी मस्जिदों में मोहर रखते थे वो लोग, कि कोई शिया आएगा नमाज पढ़ने के लिए तो मोहर होना चाहिए। हम्म। तो ये थोड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। आपस में शादियां हो रही थी, मैं मीनाब गया तो मीनाब में एक शहीद की फैमिली थी। तो उसमें बाप सुन्नी था, माँ शिया थी। माशाल्लाह। और उन लोगों ने मुझे कहा कि वहां नॉर्मल है शिया सुन्नी शादी होना, इन्हें कोई यहाँ पर कोई इश्यू ही नहीं है, कोई शिया है कोई सुन्नी है, कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है वहां पर। हम्म। ये ताज्जुब ही बहुत नहीं, बहुत ये मेरे लिए बहुत बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग चीज था। है। ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, महंगाई बढ़ रही है। और जिसकी वजह से नेचुरली एक जंग होगी तो महंगाई होगी, महंगाई से लोग परेशान भी होंगे। हम्म। लेकिन इरानियंस को पता है ये लास्ट वॉर है। यानी इरानियंस इसको ऐसा देख रहे हैं कि ये आखिरी जंग है। हम्म। यानी ये जंग हम लोग रोकेंगे नहीं तब तक जब तक कि हम लोग ऐसा देखें। अगर ये जंग अभी रुक जाए और छह हम्म। महीने के बाद दोबारा जंग हो, तो अकलमंद इंसान कहेगा भाई 6 महीने के बाद क्यों लड़ना है, अभी लड़ लेते हैं। अभी लड़के इसको फाइनल कर यानी सकते हैं। ईरान के लिए क्लियर है कि हर 6 महीने के बाद ईरान वॉर नहीं चाह रहा है। ईरान चाह रहा है कि अब ऐसा वॉर हो फुल जो एंड फाइनल एंड कर। वॉर का एंड कर दे, और उसके बाद फिर अगले कई सालों तक वॉर ना हो। हम्म। तो ये ईरान के लिए क्लियर है। इस पूरी सिचुएशन में ईरान शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं चाह रहा है, ईरान एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाह रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और रीजन के नेशनल इंटरेस्ट को। जैसे ईरान के लिए बहुत आसान है, वो कहता है लुबनान में फलस्तीन में मार रहे मारो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पैसा दे दो, कल कल अमेरिका मान जाएगा। हम्म। वो बोलेगा इसराइल और फलस्तीन को छोड़ दो, सारा पैसा अपना ले लो। ईरान नहीं कर रहा है, ईरान आइडियोलॉजी की वजह से खड़ा है, कुरान की वजह से खड़ा है। मैंने एक वीडियो बनाया उसमें कुरान की वो आयत पढ़ा, मा लकुम। खुदा हम्म। कुरान में कहता तुम्हें क्या हो गया है, यानी ला युकातिलूना, यानी तुम क्यों नहीं लड़ते हो। किसके लिए, वो लोग जो गरीब, जो मजलूम मर्द है, मुस्तजफीन है, मर्द हैं, औरत है और बच्चे हैं, वो तुम्हें पुकारते हो, तुम नहीं लड़ते हो, तुम्हें क्या हो गया है, खुदा कुरान में कह रहे हैं। तो हम्म। ये जंग वो वाली जंग है कि जहां पर हक और बातिल है और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो और उसके लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो हर किस्म की कुर्बानी देंगे, लेकिन हक से अपना हाथ नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। बेशक। बेशक। और अगर जो 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 यूथ है, ठीक है, आप उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो किस नैरेटिव को ये वॉर में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी यूथ, और उसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने थोड़ा बहुत देखा ऊपर से फिर हमने छोड़ दिया। ये इसे एज अ डेली रूटीन इसे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और तो ये नैरेटिव लेकिन नहीं समझ पा रहे, तो आप इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखें, पहली चीज तो ये वॉर के अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि एक जालिम है, एक मजलूम है। हम्म। जिसको रहबर शहीद ने कहा था कि मां मिस्ल अली हस्ती, हम भी मौला अली की तरह है। कि जी। उसी वक्त हम मजलूम भी हैं, उसी वक्त हम लोग मुक्तदिर भी हैं। यानी मजलूम भी हैं और ताकतवर भी हैं। यानी जी। ये ये उन्होंने ईरान की सिफत बताई थी कि मौला अली की तरह है। तो ईरान मजलूम भी है लेकिन मुकाबला भी कर रहा है, डर नहीं रहा है, शहादतें भी दे रहा है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका और अमेरिकन हेजेमनी खत्म हो रही है, ये हमें बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा।
हम हम्म। न्यूज चैनल्स पे जाते हैं, पहले दिन हम लोग गए, कितना दिन टिक पाएगा ईरान। अब हम ये करेक्ट। पूछते हैं, भाई कितना दिन टिक पाएगा अमेरिका। हम्म। यानी वो नरेटिव जो उनके अंदर था ना, इनविंसिबिलिटी, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनसे कोई लड़ नहीं सकता, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब हम चैनल पे जाते हैं तो 5 लोग होते हैं, उसमें से 4 लोग कहते हैं नहीं ईरान जीत रहा है। यानी यही 4 लोग पहले कहते थे कि ईरान के अंदर ताकत नहीं है। तो हम्म। वॉर का नैरेटिव चेंज हो गया है कि पूरी दुनिया को समझ में आ गया अमेरिका इनविंसिबल नहीं। तीसरी चीज मैं जवानों को कहूंगा कि देखें, जो रहबर शहीद ने कहा था, 2 चीज कौम के लिए जरूरी है, एक इल्म, हम्म। टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, दुश्मन कभी भी को आसानी से छोड़ेगा नहीं, दुश्मन आपके ऊपर हमेशा कब्जा करे। ठीक है, अभी उनके पास है, 100 साल आप मेहनत करो, 100 साल के बाद आपके पास होगी, 50 साल के बाद आपके पास होगी, लेकिन आज से मेहनत तो करना शुरू करो। हम्म। तो एक है ईमान और एक है इल्म, ये दोनों चीज से कौम मजबूत होती है। ईमान करबला वाला होना चाहिए, कुरान वाला होना चाहिए, और इल्म वो होना चाहिए जो जमाने में सबसे आगे आप रहे हैं इल्म में। ये 2 चीजें जवानों को समझ में आना चाहिए कि मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं, नारे लगा दिया, चपियर पहन लिया, बैच लगा दिया, फोटो लगा दिया कार में, घर पे, दिस इज नॉट इनकलाब। हम्म। इनकलाब इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आयतुल्लाह खामेनाई शहीद। और वो चाहते हैं जवानों से इल्म में और ईमान के 2 चीज में आप मजबूत बन जाओ, दुनिया आपके सामने झुकेगी इंशाल्लाह। बेशक, क्या कहना। आगा, इट वाज रियली वंडरफुल एंड डिलाइट स्पीकिंग विथ यू। मैं जानता हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त इनफैक्ट ले चुका हूँ मैं। एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप जब आप इंडिया में आए, डेफिनेटली हमारी मुलाकात होगी, बिकॉज अभी तो मुहर्रम की वजह से काफ़ी शेड्यूल जो है वो और बिजी हो जाएंगे आपके। जी, तो शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। और बस यही है जज़ाकल्लाह। कि लोगों को ये जो रीड बिटवीन द लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है मीडिया में, जो नैरेटिव समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। जिस दिन इनको मीडिया में नैरेटिव समझने का, मार्केट इवेलुएट करने का, वेरीफाई करने का ये चीज समझ में आ जाए, तो प्रोपेगेंडा से ये बच जाएंगे आसानी से। जी, इंशाल्लाह, मौला मदद करे इंशाल्लाह। शुक्रिया आगा, शुक्रिया, आपने ठीक है, वक्त निकाला शुक्रिया। हमारे लिए। जज़ाकल्लाह। खुदा इल्तमास, खुदा हाफिज़।